नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल भारतीय बाजार के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ी बातों में अगर आप नोटिस करें तो पहली बात तो टैरिफ से रिलेटेड है, जिसके ऊपर मैंने इससे प्रीवियस वीडियो बनाई। उसका थंबनेल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जिसका डर था, या टाइटल देखकर कि मैंने नेगेटिव वे में आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं। मैंने आपके साथ चीज़ें क्लियरली बोला है कि टैरिफ बढ़ा है, 21 दिन बाद लागू भी होगा जो एडिशनल 25% का टैरिफ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर आप पूछो तो आएगा। बट अगर आप बोलो कि मार्केट उसके वजह से ढह जाए या क्रैश हो जाए, नहीं होगा। बट दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो ये जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लागू करने की बात करी गई है, ये करीब 27-28 अगस्त से लागू होगा, लेकिन 25 और 29 अगस्त के बीच में तो भारत और यूएस के ऑफिशियल्स भी मिल रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। क्या पता वहाँ पे कुछ समाधान ही निकल आए। और ये जो टैरिफ लगाया है ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, ये इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, यूएस ने डायरेक्टली रशिया को भी 50 दिन का ही समय दिया कि आप जंग रोक दीजिए। तो वो जंग तो वैसे ही रुकने के लिए ऑलरेडी प्रेशर डाला जा रहा है और वो जंग रुकेगी भी, तो ये टैरिफ ऑटोमेटिकली हटेगा। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि रशिया के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकता भारत, आई थिंक ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रशिया के साथ केवल भारत नहीं ट्रेड करता, रशिया के साथ खुद यूएस भी ट्रेड करता है। और जिनके साथ उन्होंने डील करी है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो आपका यूरोपियन यूनियन हो, सब डील कर रहे हैं, सब ट्रेड करते हैं। तो बिल्कुल ही अजीबों गरीबों वाली बात है ये कि आप किसी कंट्री को बोल रहे हो कि भाई उनके साथ डील मत करो, उनके साथ ट्रेड मत करो, अगर करोगे तो हम आपसे टैरिफ लगा देंगे और ये और वो। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मार्केट को विचलित और मार्केट में अनिश्चितताएं पैदा करने वाली बात है, परेशानी पैदा करने वाली बात है। इनका असर नेगेटिव होगा, लेकिन कितने समय तक सस्टेन करेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि इससे केवल भारत को दिक्कत नहीं होगी, अमेरिका से लेकर रशिया तक सबको दिक्कत होगी। तो वो चीज़ें जल्दी ही अमेरिका के सामने भी आएंगी। अभी ये जो गड्ढा खोद रहे हैं ये खुद भी गिरेंगे उसमें, बट अभी उसमें समय लगेगा। दूसरी बात, एफआईआईज़ की बिकवाली नहीं रुक रही है। आज 5,000 करोड़ का बेच दिया कैश मार्केट में। बस फर्क इतना है, कभी कैश मार्केट में बेचते हैं, कभी फ्यूचर इंडेक्स बेच देते हैं, कभी फ्यूचर स्टॉक्स, यानी सेगमेंट बदलता रहता है, लेकिन व्यू वन साइडेड है सेलिंग का। मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा, एफआईआईज़ ने कैश मार्केट में 5,000 करोड़ की सेलिंग करी है, फ्यूचर स्टॉक्स में 1,400 करोड़ की बिकवाली करी है, फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआईज़ ने आज 350 करोड़ की बाइंग करी है। तो यहाँ पे जरूर एक छोटा बाइंग फिगर आया है, लेकिन बाकी चारों तरफ देखा जाए तो सेलिंग का फिगर ही है। डीआईआईज़ लगातार अपनी क्षमता अनुसार खरीदते हुए दिखे हैं, आज भी 6,794 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है उनकी तरफ से। लेकिन भारतीय बाजार के लिए जितने भी डेटा हैं इस समय नेगेटिव हैं, ऊपर से कल एक्सपायरी है। अब मैं लेवल्स पे आता हूँ। निफ्टी 24,575 पे क्लोजिंग दी है, गिफ्ट निफ्टी 110 पॉइंट नीचे दिख रहा है, 24,500 के करीब। इन केस कल गैप डाउन हो जाए भारतीय बाजार और 24,500 ब्रेक हो जाएगा तो 24,400 की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर 24,500 ब्रेक नहीं होता है तो मेरे को लगता है बाजार आपके लिए दोबारा 24,700 750 की तरफ जाएगा। एक और बड़ी बात वो ये है कि जितनी नेगेटिव चीज़ें थी वो आपने मार दी मुंह पे, मतलब जितना आप गलत कर सकते कर दिया। आपको पेनल्टी लगानी थी, आपने पेनल्टी लगा दी। आपको भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाना था, वो लगा चुके हो, कल से लागू भी हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या खराब कर सकते हो आप भारत के लिए? और तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो कर नहीं सकते कि अगर पेनल्टी लगाने के बाद भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो तो हम और पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी तो आपने इसीलिए लगाई है क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड रुक जाएगा तो वो पेनल्टी हट जाएगी, है ना। तो वो तो पेनल्टी तो लगी रही है अगर हमारा ट्रेड चलता रहेगा तो इससे ज़्यादा और क्या खराब करोगे आप? तो वर्स्ट इज बिहाइंड अस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये कहूँगा कि सामने है। ठीक है, तो इससे खराब नहीं होगा। बात करें अगर अर्निंग सीजन की, तो अर्निंग सीजन आपके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम में है, और एफआईआईज़ के डेटा की बात करें तो वो भी प्रॉब्लम में है। बट एफआईआईज़ भी कितना बेचेंगे भाई साहब? ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल पे आ गई है इनकी पोजीशनिंग भारत में। और मॉर्गन स्टैनली जो खुद एक बड़ा एफआईआई ब्रोकरेज फर्म है, वो खुद कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं यहाँ से वापस भरोसा लौटना चाहिए भारत पे।
कब लौटेगा वो देखने वाली बात है। इस बीच में कुछ ग्लोबल फ्रंट पे कमेंट्री आते हुए दिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पीएम मोदी ने प्लान बनाया है चाइना की ट्रिप का 31 अगस्त को, तो ये एक बड़ी खबर है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरपोर्ट्स आर ऑन हाई अलर्ट ड्यू टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अबाउट पॉसिबल थ्रेट। तो ये थोड़ी सी एक डराने वाली खबर है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। इसका बाजार से लेना देना नहीं है, लेकिन वैसे नेगेटिव है। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आए हैं दोस्तों, लाइक SKF इंडिया, फोर्टीज हेल्थ केयर, रेन इंडस्ट्रीज, मैक पावर CNC मशीन्स, रेमंड, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, टेस्टी बाइट, रेमंड लाइफस्टाइल, VIP इंडस्ट्रीज, भेल, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आए हैं। मैं शेयर करता हूँ एक बार, भेल के शेयर करता हूँ पहले। नेट लॉस कंपनी का 210 करोड़ से बढ़कर 455 करोड़ हो गया है, खराब। कंपनी का रेवेन्यू 5480 करोड़ के सामने 5480 करोड़ पे ये सिमिलर। मार्जिन्स -3% से -9.79%। एबिटा 169 करोड़ के लॉस के सामने 537 करोड़ का लॉस। बहुत ही खराब नंबर है, क्या बोलूं ऐसे नंबर्स को। आगे यहाँ पे फोर्टीज हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल सेगमेंट अच्छा कर रहा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 174 करोड़ के सामने 267 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1860 करोड़ के सामने 2167 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 18.43% से 22.65% पे आए हैं और एबिटा 342 करोड़ के सामने 491 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ठीक नंबर हैं, अच्छे हैं। SKF इंडिया नंबर्स बेकार हैं। 159 करोड़ से मुनाफा 118 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा बढ़ा है, 1200 करोड़ के सामने 1283 करोड़ का। मार्जिन्स में प्रेशर है, 16% से 13% पे रह गए हैं और एबिटा 194 करोड़ के सामने 167 करोड़। तो खराब नंबर बोलूँगा। कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के लिहाज से भी 24,500 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।